हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जुपिटर क्लासेस एजुकेशन एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मिज़ोरम राज्य के बारे में। तो आइए मैं आपको एक बार कंटेंट दिखा देता हूं, क्या कुछ खास मैं आपको लिए लेकर आया हूं जो कि हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि हमारे एग्ज़ाम में आने की संभावना है। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। काफ़ी कुछ चीज़ें मैं लेके आया हूँ जो मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मिज़ोरम के थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि मिज़ोरम फरवरी 1987 में 1987 में भारत का 23वां राज्य बना था। वर्ष 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनने से पूर्व यह असम का एक जिला हुआ करता था। भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच वर्ष 1986 में एक समझौते के परिणाम स्वरूप 20 फरवरी 1987 को यह पूर्ण राज्य बना। ओके, जैसा कि अभी हमने बात की कि इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। मिज़ोरम की राजधानी आइजॉल है जो कि मिज़ोरम का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ के क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो 21,081 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। भाषा की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ पे मिजो तथा अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। जिलों की संख्या यहाँ पे 8 है। लोकसभा सीटें 1 और राज्यसभा सीटें 1 व विधानसभा की सीट 40 है। ओके, उच्च न्यायालय की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो कि असम में स्थित है, उसी के अधिकार क्षेत्र के अंदर यहाँ की सुनवाई होती है। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है इसके अधिकार क्षेत्र में 4 राज्य आते हैं: असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। यानी कि उच्च न्यायालय जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है यह संयुक्त रूप से इन चारों राज्यों का उच्च न्यायालय लगता है। ओके, देखिए यहाँ पे हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। पूर्वांचल की कुछ पहाड़ियां हैं जैसे कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ी जो कि मेघालय में स्थित है, मिकिर पहाड़ी जो कि असम में स्थित है, मिजोरम में मिजो की पहाड़ियां हैं, बरेल की पहाड़ी जो है यह एक्चुअली में 4 राज्यों मणिपुर, त्रिपुरा, असम और मेघालय के बीच में बरेल की पहाड़ियाँ आती हैं। नागालैंड में नागा की पहाड़ी हैं और पटकाई बूम, ये दोनों पहाड़ियाँ नागा हिल्स और पटकाई बूम जो है वह नागालैंड में है। और डाफला मिसमी यह जो है आपकी असम राज्य में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ओके, उम्मीद करता हूँ यह आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मिजोरम राज्य की सीमाएं कितने राज्यों या कितने देशों से लगती हैं तो ध्यान से देखिएगा कि मिजोरम की सीमाएं भारत के 3 राज्यों से और 2 देशों से लगती हैं। कौन कौन से राज्यों से लगती हैं तो मिजोरम की सीमा मणिपुर, त्रिपुरा और असम के साथ लगती हैं और बांग्लादेश, म्यांमार 2 देश, पूर्व में बांग्लादेश और पूर्व में म्यांमार और पश्चिम में बांग्लादेश के साथ मिजोरम की सीमाएं लगती हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। मिजोरम की प्रमुख नदियों की अगर हम बात करें तो मिजोरम में मुख्य रूप से कई नदियां बहती हैं, लेकिन यहाँ की कुछ मुख्य नदियां हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो सोनाई नदी है यह मुख्य नदी है। बाकी यहाँ पे छोटी छोटी और भी नदियाँ हैं और जो कि सारी नदियाँ उत्तरी क्षेत्र से बहती हुई बराक नदी में मिल जाती हैं। यहाँ की इम्पोर्टेंट नदी है जो एक बराक नदी, जिसमें छोटी छोटी नदियाँ सारी की सारी बराक नदी में मिल जाती हैं। ओके, कलादान नदी भारत के पूर्वी मिजोरम राज्य में और पश्चिमी मिजोरम के चिन राज्य और राखीन राज्य में एक नदी है। ध्यान दीजिएगा इसको कि कलादान नदी जो है इसका अधिकांश हिस्सा म्यांमार में है, पर इसका कुछ हिस्सा मिजोरम राज्य में है। इस पर एक कलादान परियोजना भी चलाई जा रही है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ जो चिन राज्य और राखीन राज्य की चर्चा हुई है यह म्यांमार का एक हिस्सा है। ओके, कलादान नदी को भारत में छिम्पी पुई नदी के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कलादान परियोजना के बारे में तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि कलादान परियोजना भारत व म्यांमार के बीच में एक समझौता हुआ है हाल ही में। यह करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इस परियोजना में कोलकाता के हल्दिया बंदरगाह, ध्यान दीजिएगा इस फोटो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोलकाता के हल्दिया बंदरगाह से म्यांमार के सितवे पोर्ट तक, देखिए यहाँ म्यांमार का ये पूरा हिस्सा जो है म्यांमार का, तो म्यांमार के सितवे पोर्ट
सितवे समुद्री बंदरगाह तक एक समुद्री रास्ता बनाया गया है। यानी कि जो समुद्री रास्ता के माध्यम से हम कोलकाता के हल्दिया बंदरगाह से म्यांमार के सितवे पोर्ट तक जाएंगे। म्यांमार के इस सितवे बंदरगाह का विकास भी भारत के द्वारा ही किया जाएगा। सितवे समुद्री बंदरगाह से कला नदी से पलेटवा तक पहुंचेंगे। देखिए यहाँ पे सितवे पोर्ट से यहाँ पलेटवा एक पोर्ट है जो कि म्यांमार में ही है। तो सितवे पोर्ट से हम पलेटवे पोर्ट तक कलादान नदी के माध्यम से जाएंगे। समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ बात। देखिए यहाँ से समुद्री रास्ते से पहले जाएंगे सितवे पोर्ट तक, सितवे पोर्ट से कलादान नदी के माध्यम से हम पलेटवे पोर्ट तक पहुँचेंगे और पलेटवे पोर्ट के बाद म्यांमार तक जाएंगे सड़क के रास्ते से, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ओके, तो पलेटवे बंदरगाह से भारत के मिजोरम राज्य को सड़क रास्ते से जोड़ा जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस चित्र के माध्यम से हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि कोलकाता के हल्दिया पोर्ट से समुद्री मार्ग से, तो समुद्री मार्ग जो है उस 539 किलोमीटर यानी कि 539 किलोमीटर समुद्री रास्ते से हम सितवे पोर्ट तक पहुंचेंगे। इसके बाद मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं जिससे आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। अब इसको ध्यान से देखिएगा कि सितवे पोर्ट में पहुंचने के बाद, एक सेकेंड, ये पेन मेरा गायब हो जाता है, चलिए कोई नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। सितवे पोर्ट तक जब हम पहुंच जाएंगे उसके बाद पलेटवे पोर्ट तक हम 158 किलोमीटर कलादान नदी के माध्यम से तय करेंगे रास्ता, और पलेटवे पोर्ट में पहुंचने के बाद हाईवे के माध्यम से, हाईवे कितना 129 किलोमीटर हम दूरी तय करेंगे और मिज़ोरम में पहुंच जाएंगे। देखिए ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि अभी तक हमें, जैसा कि आपको पता है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कि सिक्किम के पास है, जो कि 22 किलोमीटर चौड़ा है, इसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। तो एकमात्र यही रास्ता था जो हमें पूर्वी भारत के साथ जोड़ता था। तो हमें कोई भी सामान या कोई भी ट्रांसपोर्ट करना होता था तो हमें मात्र एक रास्ता यही हुआ करता था जिसे चाइना हमसे अलग करना चाहता है। ओके, यहाँ पे अभी हाल ही में आपने सुना भी होगा युद्ध की परिस्थिति बन गई थी, बट कोई नहीं। तो अभी जो हमने पश्चिम बंगाल कोलकाता से नया पोर्ट के माध्यम से मिजोरम तक पहुंचने का रास्ता बनाया है, यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर की अपेक्षा काफ़ी कम है। यहाँ से हम जल्दी पहुँच सकते हैं, इसलिए हमने म्यांमार के साथ यह समझौता किया है। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं पर्यटक स्थल चम्फाई। चम्फाई मिज़ोरम का एक गांव है जो कि म्यांमार की सीमा से लगता है। चम्फाई भारतीय राज्य मिजोरम की एक सीमावर्ती कस्बा है। म्यांमार भारत सीमा पर स्थित होने के कारण इस कस्बे का सामरिक महत्व भी है। इस कारण से यह म्यांमार के मध्य प्रमुख व्यापार गलियारा भी है। ओके, मतलब इसी के माध्यम से अगर हमें भारत और म्यांमार के बीच में कोई भी प्रमुख ट्रांसपोर्ट करना है, व्यापारिक संबंध, तो इसी रास्ते के माध्यम से हम माल का आयात निर्यात कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वानतांग जलप्रपात। वानतांग जलप्रपात मिजोरम राज्य का सबसे ऊंचा और देश का 13वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 324 फीट है। यह जलप्रपात पर्यटकों को रोमांचित करने का काम करता है। यह वाटरफॉल आइजॉल से 104 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आइजॉल जो कि मिजोरम की राजधानी है। राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो कि चम्फाई ज़िले में है, इसका क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर है। फैंगपुई राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम के फैंगपुई नीले पर्वत, इसे देखिए फैंगपुई राष्ट्रीय उद्यान तो कहते ही हैं, नीले पर्वत के नाम से भी जानते हैं। ओके, क्योंकि यह नीले पर्वत में ही स्थित है फैंगपुई राष्ट्रीय उद्यान। फैंगपुई मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है। ओके, और यह राज्य जो है लोंगतलाई ज़िले में पड़ता है, मतलब राज्य के लोंगतलाई ज़िले में पड़ता है फैंगपुई राष्ट्रीय उद्यान, या नीला पर्वत इसे कह सकते हैं। त्यौहार की अगर हम बात करते हैं तो चापचरकुट मिजोरम का सबसे बड़ा और सबसे खुशी का त्यौहार है। इसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, यह एग्ज़ाम में आने की संभावना होती है। यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है। ओके, चापचरकुट। चापचर का मतलब क्या होता है? चापचार का मतलब झूमिंग खेती के लिए जंगल को जलाकर साफ करने का कार्य, और कुट का मतलब होता है पर्व या समारोह।
मीमकुट और पालकुट जैसे कुछ अहम त्यौहार भी यहाँ पे मनाए जाते हैं। ओके, मीमकुट और पालकुट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दम्फा अभ्यारण्य। दम्फा अभ्यारण्य जो है यह, इसके बारे में जान लेते हैं। यह भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें कुछ अपडेशन हुआ है। तो अगस्त 2019 में भारत के मिजोरम में स्थित डम्फा बाघ अभ्यारण्य को क्लाउडेड लेपर्ड के अध्ययन स्थल के रूप में चुना गया है। 2019 की बात हो रही है, यानी करंट से रिलेटेड है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि क्लाउडेड लेपर्ड के अध्ययन स्थल के रूप में किस अभ्यारण्य को चुना गया। तो दम्फा अभ्यारण्य जो कि मिजोरम में स्थित है। दम्फा टाइगर रिजर्व की स्थापना 1985 में हुई थी और यह लुसाई पहाड़ियों में लगभग 500 किलोमीटर को कवर करता है। इसे वर्ष 1994 में एक बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। हवाई अड्डे की बात करें तो लैंगपुई हवाई अड्डा है यहाँ पर, और यहाँ पे इंडोर स्टेडियम है एक जिसका नाम है हवाला। इसका उपयोग मुख्य रूप से बास्केटबॉल लीग, मिजोरम सुपर लीग के लिए किया जाता है। दूसरा यहाँ का स्टेडियम जिसे हम राजीव गांधी स्टेडियम के रूप में जानते हैं, यह मुख्य रूप से फुटबॉल और एथलेटिक्स खेलों के लिए उपयोग किया जाता है। इस स्टेडियम का नाम भारत के 6वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। यहाँ के मिजोरम के लोक नृत्य की हम बात करें तो यहाँ पे कुछ खास लोक नृत्य हैं जिसे हम लोग खल्लम, चैलम, चवांगलाईजोन, छेईहलम, थंगलाम, जंगलाम और चेराव। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लगी मैंने उन्हें शामिल करने की कोशिश की है। ओके, तो अभी तक हमने पूर्वी भारत के ये पांचवा वीडियो था हमारा। इससे पहले हमने अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर और यह मिजोरम, यानी 5 वीडियो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैं जल्द ही धीरे धीरे आपको और भी वीडियो दूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।